नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत कर रहा हूं एजुकेटिव आईएएस अकेडमी पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटी। और पॉलिटी की एक बेसिक क्लास रहेगी जिसमें हम कुछ शब्दावलियों को जानेंगे। संविधान पढ़ने के पहले हम कुछ शब्दावलियों को जानेंगे, उसके बाद हम पॉलिटी को कंटिन्यू शुरू करेंगे। और प्लीज आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच जाए। यूपीएससी, बीपीएससी या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आइए हम शुरू करते हैं पॉलिटी। और आप इस वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको कुछ बेसिक क्लास पता चल पाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पॉलिटी तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी नहीं पता। तो आइए हम शुरू करते हैं पॉलिटी। जैसे एक वर्ड आता है संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान क्या कहलाता है? अगर हम देखें संविधान क्या कहलाता है तो संविधान किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाए जाने के लिए किसी देश की शासन व्यवस्था को अच्छे तरीके से रखने के लिए अच्छे तरीके से चलाने के लिए बनाए गए नियम या कानून का समूह क्या है? संविधान। किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाए रखने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए बनाए गए नियम या कानून का समूह क्या है? संविधान। हर देश का अपना खुद का संविधान होता है कि वहां का शासन व्यवस्था कैसी चलेगी, वहां की शासन व्यवस्था कैसी चलेगी। तो उन नियम कानून के समूह को हम क्या बोलते हैं? संविधान। क्या बोलते हैं? संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक वर्ड आता है संविधानवाद। अब किसी को ये संविधानवाद ही पता नहीं होगा। जैसे आता है संविधानवाद। हाँ, एक मिनट, यहाँ पर कानून का समूह क्या है? संविधान है। और अगर हम देखें संविधान में तो संविधान पहले होगा। किसी देश का संविधान पहले होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे? संविधान को देंगे। किसी देश का संविधान पहले है, उसके बाद ही कोई कानून आता है। पहले संविधान आएगा, उसके बाद ही कोई कानून बनेगा, उसके बाद ही कोई कानून होगा। क्या कानून होगा? और अगर कोई कानून संविधान के विरुद्ध जाता है, उसके संगत नहीं है, अगर उसके संगत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर देगा। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर संसद ने, यहाँ की पार्लियामेंट ने कोई नियम बनाया है, कोई कानून बनाया है और अगर वो संविधान के संगत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर देगा। सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर देगा मतलब हटा देगा, उसको हटा देगा, निलंबित कर देगा। तो मतलब ये हो गया कि अगर किसी देश की शासन व्यवस्था को अच्छे तरीके से चलाए जाने के लिए नियम या कानून का समूह क्या है? संविधान है। और संविधान पहले होगा, उसके बाद ही कोई कानून बनेगा, उसके बाद ही कोई कानून रखेगा। और अगर कोई कानून ऐसा बनता है जो संविधान के विरुद्ध है, संविधान के संगत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर देगा। सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर देगा। अगर हम देखते हैं संविधानवाद और ये आ रहा होगा आपके मन में कि संविधानवाद क्या कहलाता है? संविधानवाद, अगर हम देखें संविधानवाद तो संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन व्यवस्था के चलाए जाने की प्रक्रिया को संविधान के प्रावधानों के अनुसार किसी देश के शासन व्यवस्था की, किसी देश की शासन व्यवस्था की चलाए जाने की प्रक्रिया, शासन व्यवस्था की चलाए जाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्रक्रिया को बोलते हैं संविधानवाद। किसी देश के संविधान के प्रावधान के अनुसार जो संविधान में प्रावधान दिए गए हैं उन प्रावधानों के अनुसार किसी देश की
शासन व्यवस्था को चलाए जाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संविधानवाद। तो ये बोलता है कि किसी देश का शासन संविधान से ही शुरू होता है। किसी देश का शासन संविधान से ही उत्पन्न होता है। किसी देश का शासन संविधान से ही उत्पन्न होता है, संविधान से उत्पन्न होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर संविधान बड़ा है, संविधान बड़ा है सरकार से। इसका मतलब यह हुआ कि संविधान बड़ा है सरकार से। पहले वो संविधान होगा और उसी से ही सरकार का उत्पन्न होती है, उसी से ही सरकार उत्पन्न होती है। तो क्या पहले संविधान है, यहाँ पर पहले संविधान है। तो इसको हम जवाब देखें, संविधानवाद क्या कहलाता है? तो संविधान के प्रावधानों के अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाए जाने की प्रक्रिया को, किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाए जाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संविधानवाद। और किसी देश का शासन संविधान से उत्पन्न होता है। कोई भी देश है उसका शासन संविधान से ही उत्पन्न होता है। और यहाँ पर अगर देखें तो संविधान बड़ा है सरकार से, क्योंकि सरकार शासन या सरकार संविधान से ही उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर संविधान बड़ा होगा सरकार से। अगर हम देखते हैं अगली टर्मिनोलॉजी के उद्देशिका क्या कहलाती है। जैसे उद्देशिका आप लोगों ने पढ़ी होगी, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वाली, तो वो उद्देशिका है। तो वो क्या कहलाती है, आइए हम उसको देखें। ये बेसिक क्लास है, उसके बाद तो हम डिटेल में पढ़ेंगे और यूपीएससी लेवल के ही पढ़ेंगे, ऐसे आलतू फालतू नहीं पढ़ेंगे। और कुछ पुराने साल के क्वेश्चन भी करेंगे। आइए हम देखते हैं। जैसे आता है उद्देशिका, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। इसको प्रस्तावना भी बोल देते हैं। उद्देशिका को हम प्रस्तावना भी बोल देते हैं। और इसका अर्थ क्या है? अगर हम इसका अर्थ देखें तो उद्देशिका का अर्थ है उद्देश्य। क्या है? उद्देश्य। उद्देशिका का अर्थ क्या है? उद्देश्य। लेकिन किसका उद्देश्य? संविधान का उद्देश्य। किसका? अगर हम देखें तो किसका उद्देश्य? संविधान का उद्देश्य। संविधान का उद्देश्य। किसका उद्देश्य? संविधान का उद्देश्य। और अगर हम देखें उद्देशिका में, तो इसमें क्या है? लक्ष्य निर्धारित करते हैं। इसमें लक्ष्य निर्धारित करते हैं। जैसे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण करते समय किन किन लक्ष्यों को ध्यान में रखा है। जैसे यहाँ पर बात आती है उद्देशिका में, तो ये क्या है? तो संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण करते समय, जो संविधान निर्माता हैं, संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण करते समय किन लक्ष्यों को ध्यान में रखा है, किन लक्ष्यों को ध्यान में रखा है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं उद्देशिका। उसे हम क्या बोलते हैं? उद्देशिका। कि संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण करते समय किन लक्ष्यों को ध्यान में रखा है, उसे हम क्या बोलते हैं? उद्देशिका। इसके हम देखते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या कहलाता है? मूल अधिकार जो संविधान के भाग 3 में है। कहां पर है? भाग 3 में। संविधान के भाग 3 में है। तो मूल अधिकार क्या कहलाता है? तो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उसे बोलते हैं मूल अधिकार। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए कोई व्यक्ति है, उसके सर्वांगीण विकास के लिए जो अधिकार प्रदान किए गए हैं, उन अधिकार को, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदान किए गए अधिकार, उन अधिकार को हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मूल अधिकार। तो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदान किए गए अधिकार को हम क्या बोलते हैं? मूल अधिकार। अब यहाँ पर सर्वांगीण विकास,
इसका मतलब क्या है? सर्वांगीण विकास का मतलब है कि व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, तो इसके विकास के लिए जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो अधिकार प्रदान किए गए हैं, उसे बोलते हैं मूल अधिकार। उसे क्या बोलते हैं? मूल अधिकार। तो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदान किए गए अधिकार को मूल अधिकार बोलते हैं। अब बात आती है सर्वांगीण विकास, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक विकास के लिए उसको हम क्या बोलते हैं? मूल अधिकार। तो जैसे सामाजिक, समाज में रहने का अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। जैसे आर्थिक, अपना व्यवसाय धंधा करने का अधिकार है। राजनीतिक, अपने किसी को भी वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो और किसी धर्म द्वारा उससे प्रताड़ित ना किया जाए, तो अपने इच्छानुसार धर्म में रहने का अधिकार है। तो ये क्या है? ये व्यक्ति को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं संविधान के द्वारा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मूल अधिकार। और ये हमारे संविधान के भाग 3 में है। अब जैसे मूल अधिकार हैं, तो एक बार आता है संवैधानिक अधिकार। क्या है? संवैधानिक अधिकार। जैसे मूल अधिकार हैं, ऐसे ही एक बार आता है संवैधानिक अधिकार। आपने मूल अधिकार तो बहुत पढ़े होंगे, लेकिन संवैधानिक अधिकार ये नहीं पढ़ा होगा। तो ये संवैधानिक अधिकार क्या होता है? जैसे अगर देखा जाए तो ये मूल अधिकार है। अगर देखा जाए तो ये मूल अधिकार है। अगर ये मूल अधिकार है तो इससे, अगर ये मूल अधिकार है, मूल अधिकार के बाद इससे बड़ा होता है संवैधानिक अधिकार। इससे बड़ा क्या होता है? संवैधानिक अधिकार। इसको हम क्या लिखेंगे? संवैधानिक अधिकार। मूल अधिकार ये होते हैं, संवैधानिक अधिकार उससे बड़ा है। फिर उससे बड़ा होता है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार उससे बड़ा है। क्या होता है? कानूनी अधिकार, जो कानून के द्वारा हमको प्रदान किए गए हैं, उससे बड़ा होता है कानूनी अधिकार। और फिर उससे बड़ा होता है मानव अधिकार। उससे बड़ा क्या होता है? मानव अधिकार। उससे बड़ा क्या होता है? मानव अधिकार। अगर हम इसको अच्छे से लिखें, अगर हम इसको दोबारा लिखें, तो सबसे बड़ा क्या है? मानव अधिकार। सबसे बड़ा है मानव अधिकार। उसके बाद कानूनी अधिकार। फिर आता है संवैधानिक अधिकार। फिर आता है मूल अधिकार। और जो मूल अधिकार हैं, वो संवैधानिक अधिकार की एक छोटी सी शाखा है। जो संवैधानिक अधिकार हैं, तो संवैधानिक अधिकार मूल अधिकार से बड़े हैं, और मूल अधिकार संवैधानिक अधिकार की एक छोटी सी शाखा है। और यहाँ पर इनको मूल इसलिए बोलते हैं कि संविधान ये सरकार को सीमित करते हैं। इसको मूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सरकार को सीमित करते हैं। मूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सरकार को सीमित करते हैं। अब चूंकि सरकार को सीमित करते हैं, अगर कोई ऐसा नियम आता है, कोई नियम ऐसा बनाया जाता है सरकार के द्वारा, जो संविधान के जो मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, अगर कोई ऐसा नियम कानून बनता है जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उन नियम कानूनों को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा। अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर देगा। एक मिनट रुकिए।
इसके बाद देखते हैं हम मूल अधिकार के बाद अगली टर्मिनोलॉजी। जैसे हाँ, अभी ये पूरा नहीं हुआ। संवैधानिक अधिकार, तो संविधान में वर्णित अधिकार क्या बोलते हैं? संवैधानिक अधिकार। जैसे संविधान में वर्णित अधिकार, संविधान में वर्णित अधिकार, संविधान में वर्णित अधिकार को हम क्या बोलते हैं? संवैधानिक अधिकार। जो संविधान में वर्णित हैं उसे हम बोलते हैं संवैधानिक अधिकार। और अगर हम देखें यहाँ पर, जैसे भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में जो अधिकार दिए गए हैं भाग 3 में, उसे हम बोलते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार, जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जो अधिकार दिए गए हैं उसे हम बोलते हैं मूल अधिकार। और एक होता है, जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए तो एक संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति नहीं, जैसे वोट डालने का अधिकार, मताधिकार, मताधिकार। जैसे मताधिकार है तो ये क्या है? ये संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार है। ये क्या है? संवैधानिक अधिकार। मताधिकार क्या है? संवैधानिक अधिकार। और जैसे एक होता है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, तो ये क्या है? कानूनी अधिकार है। क्या है? कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्या है? एक कानूनी अधिकार है जो कानून के द्वारा हमको प्रदान किया गया है। कोई हमें बिना कानून के अपनी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता। कोई हमें बिना कानून के द्वारा अपनी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता। तो इसे बोलते हैं हम कानूनी अधिकार। अब इसके बाद हम देखते हैं अगली टर्मिनोलॉजी। जैसे आपने राज्य सुना होगा कि राज्य क्या कहलाता है। राज्य हम बेसिकली बोल देते हैं कि राज्य क्या है। जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब, हरियाणा, कोई भी है तो उसको राज्य बोलते हैं। अभी तक हम इनको राज्य बोलते हैं, लेकिन जब हम पॉलिटी में पढ़ेंगे तो वहाँ पॉलिटी में राज्य क्या कहलाता है। अब पॉलिटी में राज्य अलग होता है। जैसे अगर देखें राज्य, अगर हम पॉलिटी में राज्य देखें तो जैसे लिखेंगे राज्य, तो राज्य का मतलब क्या है? राज्य का मतलब क्या है? हम जनरली तो बोलते हैं जनरली कि राज्य मतलब एमपी, यूपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तो ये क्या है? राज्य हैं। हम राज्य बोल देते हैं, कोई भी पूछे तो राज्य बोल देते हैं। लेकिन अगर बात आती है कि पॉलिटी में राज्य क्या है, हम पॉलिटी के हिसाब से अगर देखते हैं पॉलिटी में राज्य, तो पॉलिटी में राज्य क्या होता है? तो पॉलिटी में राज्य का अर्थ विधायिका, कार्यपालिका। पॉलिटी में राज्य का मतलब है विधायिका, कार्यपालिका, प्रशासन से है। पॉलिटी में राज्य से मतलब विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासन से है। तो विधायिका क्या करती है? विधायिका नियम या कानून को बनाती है। क्या करती है? नियम या कानून को बनाती है। विधायिका क्या करती है? नियम कानून को बनाती है। और कार्यपालिका क्या करती है? कार्यपालिका उन नियम और कानूनों को पालन करवाती है। नियम कानून को पालन करती है या करवाती है। नियम कानून को पालन करती है, करवाती है। और प्रशासन क्या है? वो प्रशासन इन कार्यपालिका की इन नियम कानूनों को पालन करवाने के लिए मदद करती है। प्रशासन पालन करवाने के लिए, नियम कानूनों को पालन करवाने के लिए मदद करती है। मदद, पालन करवाने में कार्यपालिका की मदद करती है। तो ये हम बोलते हैं कार्यपालिका। ये राज्य है। राज्य क्या होता है? जो विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासन। तो पॉलिटी में हम राज्य किसे बोलते हैं? विधायिका, कार्यपालिका, प्रशासन।
इसको हम राज्य बोलते हैं, इसको हम राज्य बोलते हैं। जैसे केंद्र सरकार अगर हम देखा जाए तो राज्य व्यवस्था में आता है। भारत में, अगर भारत में देखें तो भारत में राज्य से आता है केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन। तो ये क्या है? राज्य हैं। ये क्या है? राज्य हैं। तो विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासन क्या है? एक राज्य हैं। और विधायिका का काम क्या है? नियम कानून को बनाना। कार्यपालिका का काम है उन कानून को पालन करना। और प्रशासन, प्रशासन का जो काम है वो है उन कानूनों का पालन करवाने में कार्यपालिका की मदद करना, उन कानूनों का पालन करवाने में कार्यपालिका की मदद करना। अगर हम देखें अगला वर्ड संसद यानी पार्लियामेंट, तो संसद क्या कहलाती है? अगला वर्ड है संसद। इसको आप देखिए, संसद या पार्लियामेंट क्या कहलाती है। ये बेसिक क्लास है, बाकी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे यूपीएससी लेवल से। जैसे वर्ड आता है संसद, तो संसद क्या कहलाती है? अगर हम संसद को देखें यानी पार्लियामेंट, तो लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस लोकसभा, राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति, लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सो इनके मिलकर बनता होता है, क्या बनता है? संसद। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर बनता है संसद। संसद क्या होती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनता है। ऐसे ही आता है राज्य विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल क्या कहलाता है? अगर राज्य विधानमंडल देखें, विधानमंडल, तो ये किनसे मिलकर बना होता है? तो किसी राज्य की विधानसभा, किसी राज्य की विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद, किसी राज्य की विधानसभा, विधान परिषद और वहाँ के जो राज्यपाल हैं, वहाँ के जो राज्यपाल हैं, तो उनसे मिलकर बना होता है विधानमंडल। उनसे मिलकर बना होता है विधानमंडल। और कई कई राज्य में विधान परिषद है और कहीं पर विधान परिषद नहीं है, तो केवल विधानसभा और राज्यपाल इनसे मिलकर ही संविधान या राज्य विधानमंडल का निर्माण हो जाता है। और अगर हम देखें अगली टर्मिनोलॉजी, शब्दावली, तो अगर हम देखें प्रस्ताव, प्रस्ताव क्या कहलाता है? प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो प्रस्ताव क्या कहलाता है? सबके मन में आ रहा होगा कि प्रस्ताव है क्या। प्रस्ताव, फिर आता है बिल, फिर आता है उसके बाद नियम कानून बनता है। तो ये क्या होता है प्रस्ताव? अगर हम प्रस्ताव को देखें तो प्रस्ताव क्या कहलाता है? कोई भी नया नियम, कोई भी नया नियम या कानून, कोई भी नया नियम या कानून, कोई भी नया नियम या कानून, कोई भी नया नियम या कानून या कोई पुराना कानून में परिवर्तन, या कोई पुराना कानून में परिवर्तन, पुराने कानून में परिवर्तन, कानून में परिवर्तन, कोई भी नया नियम या कानून या कोई पुराने नियम कानून में परिवर्तन लाने के लिए, परिवर्तन को लाने के लिए किसी विचार को पेश किया जाता है। परिवर्तन लाने के लिए जब कोई विचार पेश किया जाता है, विचार पेश किया जाता है या प्रपोज किया जाता है, पेश किया जाता है, तो उसे बोलते हैं हम प्रस्ताव। उसे क्या बोलते हैं? प्रस्ताव।
कोई भी नया नियम या कानून या कोई पुराने कानून में कोई परिवर्तन लाने के लिए जब कोई विचार पेश करते हैं या प्रपोज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रस्ताव। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रस्ताव। और ये जब जैसे कोई मंत्री द्वारा कोई प्रपोजल आया है, मंत्री द्वारा अगर देखा जाए तो कोई मंत्री द्वारा किसी कानून या पुराने कानून में परिवर्तन के लिए कोई प्रपोजल आया है, तो उसे बोलते हैं प्रस्ताव। उसे क्या बोलते हैं हम? प्रस्ताव। और अगर जो प्रस्ताव पेश किया गया है, अगर ये प्रस्ताव पेश किया गया है उसमें मतदान शुरू हो जाता है, अगर उस प्रस्ताव में मतदान शुरू हो जाता है तो क्या बन जाता है? विधेयक यानी बिल बन जाता है। अगर इस प्रस्ताव पर मतदान शुरू हो जाता है, अगर इस प्रस्ताव पर मतदान शुरू हो जाता है, अगर इस प्रस्ताव पर मतदान शुरू हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं विधेयक। विधेयक। अगर इस प्रस्ताव पर मतदान शुरू हो जाता है, वोटिंग शुरू हो जाती है तो उसे बोलते हैं हम विधेयक। और अगर संसद के दोनों सदन के द्वारा अगर ये पास हो गया, संसद के दोनों सदन द्वारा अगर ये विधेयक यानी बिल पास हो गया, अगर ये पास हो गया फिर जाता है राष्ट्रपति के पास, और फिर राष्ट्रपति के पास जैसे ही आता है और राष्ट्रपति के जब हस्ताक्षर हो जाते हैं, राष्ट्रपति के साइन के बाद वो बन जाता है कानून। क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। अगर कोई अध्यादेश आता है और उस पर कोई मतदान शुरू हो जाता है, वोटिंग शुरू हो जाती है तो वो बन जाता है विधेयक। क्या बन जाएगा? विधेयक। और जैसे ही विधेयक दोनों सदनों से पास हो जाएगा तो उसे बोलते हैं, हाँ, दोनों सदनों से पास हो जाएगा और राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति अगर उसे अपनी स्वीकृति दे देते हैं, उस पर जब हस्ताक्षर करते हैं, साइन करते हैं, तो वो बन जाता है कानून। क्या बन जाता है? कानून। ये बन जाएगा कानून। और इसी को भी हम वैधानिक कानून, वैधानिक या फिर विधि बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? विधि। कानून या विधि बोल देते हैं। सोचो राष्ट्रपति का साइन कितना इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति ने साइन किए और कानून बन जाएगा। राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेंगे, जब तक वो कानून नहीं बनेगा। इसलिए राष्ट्रपति का सिग्नेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो एक और साइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे हम देखते होंगे गवर्नर के साइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस नोट पर गवर्नर के साइन नहीं होंगे वो नोट नकली है। वो नोट नकली है, चाहे वो कैसे ही हो, वो चाहे कितने का भी हो, लेकिन अगर जब तक गवर्नर के साइन नहीं है, जब तक वो नोट नकली है। तो यहाँ पर साइन की बहुत महत्ता बढ़ जाती है, हस्ताक्षर की बहुत महत्ता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा जो यूपीएससी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है पॉलिटी में, तो हमने उनको देखा। अगली क्लास में हम कुछ और टर्मिनोलॉजी को देखेंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे हमारी पॉलिटी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।